हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में क्लास 11th हिंदी इलेक्टिव का कोर्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारी थर्ड बुक है जो अभिव्यक्ति और माध्यम, इसको हम कवर करेंगे। टोटल इसमें 6 चैप्टर हैं। ठीक है, जो कि इस टर्म में आने वाले हैं। हम इस वीडियो में 3 चैप्टर कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में 3 चैप्टर, यानी कि 2 वीडियोस ये पूरी बुक कवर कर देंगे। ओके, तो इस वीडियो में हम 3 चैप्टर कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस बुक से आपका एक भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा अगर आप ये वीडियो कंप्लीट और सावधानी के साथ वॉच करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो फर्स्ट चैप्टर है जनसंचार माध्यम और लेखन। ठीक है, तो इसका अर्थ देखते हैं। चर धातु से उत्पन्न संचार शब्द का अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। ठीक है, जैसे कोई एक स्थान है, यहाँ से दूसरे स्थान तक पहुंचना। ठीक है, इसी को कहते हैं संचार। अगर हम यहाँ पे हैं, ठीक है, कोई व्यक्ति यहाँ पे है, हम अपनी थॉट्स को, भावनाओं को इस व्यक्ति तक पहुँचा रहे हैं। ठीक है, तो इसी को संचार कहेंगे। और जब कोई एक वस्तु दूसरे स्थान तक जाती है तो इसको क्या कहते हैं? स्थानांतरण कहते हैं। और जब कोई हमारा विचार एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी व्यक्ति तक जाता है तो उसको संचार कहते हैं। ठीक है, ईजी शब्दों में। एक प्रसिद्ध संचार शास्त्री हैं जिनका नाम है विलवेर। ठीक है, इनके अनुसार संचार अनुभवों की साझेदारी है। ओके, संचार जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, हम अपने दैनिक रूप में भी इसका उपयोग करते हैं, पढ़ने में, लिखने में। ठीक है, अपने माता पिता से कम्युनिकेट करने में, टीवी देखने में, रेडियो सुनने में, इंटरनेट चलाने में, सब जगह संचार घुसा हुआ है। ओके, सभी जीव संचार करते हैं, यानी कि जितने भी जीव हैं हम सब संचार करते हैं। परंतु मनुष्य जो है वो बौद्धिक रूप से विकसित हो चुके हैं। जैसे कि हम मनुष्य की कैटेगरी में आते हैं और हम बौद्धिक रूप से विकसित हो गए हैं, इसलिए हमारा जो संचार है वो सर्वोत्तम है। ठीक है, जीव में क्या आ गए? जैसे कबूतर, डॉग, डॉल्फिन, ये सब क्या संचार करते हैं। ठीक है, लेकिन इनकी भाषा इन्हीं के प्रजाति समझ पाती है, लेकिन हम जो हैं विकसित रूप से कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, सर्वोत्तम, यानी कि हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। आगे हम और भी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, संचार माध्यमों के विकास में भौगोलिक दूरियां कम हो गई हैं। ठीक है, जब से संचार विकसित हुआ है और इसके माध्यम आए हैं नए नए, जैसे इंटरनेट के आने के कारण हमारी जो भौगोलिक दूरियां हैं वो बिल्कुल कम हो गई हैं। ठीक है, इंडिया में बैठा व्यक्ति अमेरिका कम्युनिकेट कर रहा है एक उंगली के स्पर्श से मात्र। ठीक है, आप दूर बैठे व्यक्ति से संचार कर सकते हैं। सूचनाओं, विचारों, भावनाओं को मौखिक, लिखित अथवा दृश्य या श्रव्य माध्यम से हम सफलतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं। सूचना, विचार, भावनाएं, इसको हम किसके माध्यम से पहुंचा सकते हैं? संचार के। और संचार कैसा होता है? चाहे वो मौखिक हो या मुंह से, या लिखित यानी कि लेटर द्वारा, या दृश्य, ठीक है, या वीडियो बना के आप व्हाट्सअप कर सकते हो, श्रव्य रिकॉर्डिंग अपना फॉरवर्ड कर सकते हो व्हाट्सअप के जरिए। ठीक है, ये क्या संचार के माध्यम है, इन्हीं को भी हम और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, संचार एक प्रक्रिया है जिसमें सूचना देने वाले, पाने वाले सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे हैं और कोई व्यक्ति यहाँ पे हैं तो दोनों की भागीदारी चाहिए आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, अगर एक व्यक्ति अवेलेबल नहीं है तो संचार नहीं हो पाएगा। ठीक है, और संचार का एक सार्थक अर्थ होता है। ठीक है, संचार का मतलब आपने समझ लिया है। ठीक है, जब हम संचार को बड़े लेवल पर करते हैं तो इसको जनसंचार कहते हैं। ठीक है, जैसे एक टीवी में बैठा एंकर है, ठीक है, वो पूरे जनता को, बहुत सारे जनता को सूचना प्रदान कर रहा है, यानी कि वो कम्युनिकेट, यानी कि संचार कर रहा है इतने सारे लोग से। ठीक है, जब हम 1, 2, 3 लोग से संचार करते हैं उसको संचार कहते हैं। जब यही इसका स्केल बड़ा कर देते हैं तो इसको जनसंचार कहते हैं। बस इतना डिफरेंस है। ठीक है, अब हम जनसंचार के माध्यम देखेंगे। फर्स्ट है प्रिंट मीडिया, इसको हम दृश्य माध्यम भी कहते हैं, जैसे पुस्तकें, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, जर्नल, शोध मतलब कोई रिसर्च पेपर है, पैम्पलेट, ये सब क्या है? प्रिंट मीडियम के अंदर आते हैं। ठीक है, जैसे कि न्यूज़पेपर है, इसको हम प्रिंट के माध्यम से प्राप्त करते हैं। सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, इसके अंदर श्रव्य यानी कि रेडियो आ जाता है, टीवी आ जाता है। ठीक है, रेडियो को हम खाली सुन सकते हैं। ठीक है, एक आयाम है इसमें, और टीवी में 2 आयाम है, हम इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। थर्ड इंटरनेट, ये बहुमुखी है। ठीक है, हम इसमें सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। ठीक है, और फीडबैक भी दे सकते हैं। जैसे आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो? पहला नंबर देख रहे हो, सुन रहे हो। अगर आपको कोई भी दिक्कत, परेशानी या कोई भी फीडबैक देना है तो आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हो। लेकिन रेडियो में आप सुन ही सकते हो, इसमें कुछ और ऑप्शन नहीं है। लेकिन टीवी में आप सुन सकते हो, देख सकते हो, लेकिन आप फीडबैक नहीं दे सकते।
ठीक है। तो ये दो आयाम वाली चीज़ है, लेकिन इंटरनेट जो है बहुमुखी है, ठीक है। इसके अंदर क्या आ जाता है, समाचार पत्र, ठीक है, गूगल साइट्स आ जाती हैं, टेलीविज़न साइट्स आ जाती हैं, ठीक है, और यूट्यूब आ जाते हैं, मेल आ जाते हैं, ठीक है। इसमें सारे इंटरनेट के माध्यम इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो टोटल 3 माध्यम हैं। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब हम संचार के तत्व देखेंगे। क्वेश्चन बन सकता है संचार के तत्व बताइए या संचार की प्रक्रिया बताइए। ये दोनों क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपको आंसर यही सेम दे के आना जो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इस टोटल 5 फेज में संचार की प्रक्रिया होती है। पहला स्रोत, ठीक है, जहाँ से कोई भी संदेश, विचार, भावना निकलती है, ठीक है। उस कोई भी चीज़ जब हम उत्पाद करते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, संदेश होता है किसी भी चीज़ के लिए। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसमें भी कुछ संदेश है, ठीक है। तो ये संदेश हुआ। फिर संदेश हम माध्यम से पहुंचाते हैं, ठीक है। जैसे वीडियो किसके माध्यम से गई है, यूट्यूब के माध्यम से गई है, ठीक है। आप लोग क्या है, प्राप्त करता है। अब जब आप लोग कमेंट करोगे तो फीडबैक हो जाएगा। यही प्रोसेस को हम संचार कहते हैं, ठीक है। ये देखिए सर्कल में प्रोसेस चल रही है। आइए मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से और भी स्पष्ट तरीके से इसकी प्रोसेस को समझाता हूँ, ठीक है। आप कभी भी भूल नहीं पाओगे, ठीक है। ये आपको कॉलेज में भी पढ़ने को मिलेगा, ये सब्जेक्ट सेम, ओके। तो ये कोई स्रोत है, ठीक है, कोई भी आप ही हो जानो, ठीक है। आपने एक मैसेज दिया, क्या कल दीपावली मेले में घूमने चलोगे, ठीक है। क्या हो गया, संदेश हो गया, नंबर 2। ये नंबर 1 हो गया, ठीक है। आपने किसके माध्यम से दिया, फ़ोन के माध्यम से, ये 3rd स्टेप हो गया। अब आपने किसको दिया, प्राप्त करता आपका फ्रेंड है, ये 4th हो गया, ठीक है। अब इसके आपके फ्रेंड ने रिप्लाई दिया, आपको फीडबैक दिया, हाँ ज़रूर चलेंगे, ठीक है। तो ये फीडबैक हो गया, ये 5th स्टेप हो गया। तो ये प्रोसेस एकदम सर्कल वे में चलती रहती है, ठीक है। पहले आपने मैसेज उत्पाद किया, ठीक है, उस मैसेज का कोई संदेश होगा, फिर उस संदेश को किस माध्यम से किया, फ़ोन के माध्यम से, फिर किसको दिया, अपने दोस्त को दिया, यानी कि प्राप्तकर्ता। अब प्राप्तकर्ता आपको फीडबैक देगा। ये 5 स्टेप्स हैं, ठीक है। इसको आप चाहे तत्व बोल लो या प्रक्रिया बोल लो, दोनों क्वेश्चन अगर बनेंगे तो यही स्टेप्स आपको लिख के आने हैं, ठीक है। जो मैंने ऊपर आपको डायग्राम दिखाया था, ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, और एक एक जो 5 पॉइंट है उठा के उनको 2-2 लाइन में एक्सप्लेन कर देना, इनफ है इतना, ओके। हमने इसके माध्यम, प्रकार, तत्व, प्रक्रिया सब देख लिए हैं। अब हम जनसंचार के कुछ फैक्ट पढ़ेंगे जिससे क्वेश्चंस बनते हैं, ओके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जनसंचार के कार्य, सूचना देना है, शिक्षित करना है। वीडियो क्या कर रही है, आपको शिक्षित कर रही है। मूवीज़ क्या करती हैं, आपको मनोरंजन प्रदान करती हैं। एजेंडा तैयार करना, निगरानी करना, विचारों की अभिव्यक्ति के लिए मंच उपलब्ध कराना, ठीक है। यूट्यूब क्या एक मंच है जहाँ पे आप अपने विचार को व्यक्त कर सकते हो, ठीक है। और वेबसाइट, ठीक है, यहाँ पे भी अपने विचार को आप दे सकते हो। न्यूज़ चैनल, यहाँ पे भी अगर न्यूज़ चैनल ठीक है तो वहाँ पे भी आप अपने विचार दे सकते हो। ये सब क्या है, मंच है जो आपको अपने विचार को प्रकट करने के लिए उपलब्ध करवाते हैं। अब हम इसके फैक्ट पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। 400 साल पहले ही अखबारी पत्रकारिता अस्तित्व में आई, यानी कि 4 साल पुराना इसका इतिहास है। परंतु भारत में इसकी शुरुआत 1780 में हुई, जेम्स ऑगस्ट के माध्यम से। वो भी कहाँ हुई, बंगाल में हुई थी, ठीक है। बंगाल के कोलकाता में हुई थी, जिसका पहला नाम था बंगाल गजट, ठीक है। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उद्दंड मार्तंड था, ठीक है। 1826 में कोलकाता में ही प्रकाशित हुआ था, जिसका संपादन किसने किया था, जुगल किशोर शुक्ल ने किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने बहुत सी पत्रिकाएं निकालकर इस क्षेत्र में अपना विशेष योगदान दिया है। इससे क्या क्वेश्चन बनेगा, पहली हिंदी साप्ताहिक पत्रिका क्या थी, ठीक है। तो उद्दंड मार्तंड था, ठीक है। 1826 में प्रकाशित हुआ था, और कहाँ हुआ था, कोलकाता में। ये क्वेश्चन बना था लास्ट ईयर, ठीक है, जब मैं था। और कोलकाता याद करके चलना, ठीक है। बंगाल गजट, यही 3 टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन बनेगा इस पूरी लाइन में, ओके। स्वतंत्रता से पूर्व, यानी कि स्वतंत्रता में कब मिली थी, 1947 में। उससे पूर्व पत्रकार जो थे फेमस, गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, प्रताप नारायण मिश्र, शिवपूजन सहाय, रामवृक्ष बेनपुरी, ठीक है, बाल मुकुंद गुप्त। और प्रमुख पत्रिकाएं थी जो केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती, हंस, करमवीर, प्रताप, प्रदीप, विशाल भारत आदि क्या थी, पत्र और पत्रिकाएं थी। आज़ादी के बाद देखते हैं, ये ऊपर आज़ादी के पहले था और ये आज़ादी के बाद देखेंगे हम, ठीक है। तो पत्रकार थे जो फेमस, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन, जिसे हम अज्ञेय कहते हैं, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी, राजेंद्र माथुर, ठीक है। ये सब सपोर्ट मटेरियल से मैंने आपके पिक किया है, ठीक है, वो बेस्ट है पढ़ने के लिए।
आप एआई से नहीं पढ़ सकते इन सारी चीज़ों को, क्योंकि उसमें डिटेल में नहीं देते, ठीक है, उसमें बस कॉन्सेप्ट को समझा देते हैं। तो समाचार पत्र देखते हैं, नव भारत टाइम्स, जनसंख्या, नई दुनिया, अमर उजाला, दैनिक जागरण। पत्रिकाएं देखते हैं, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, ठीक है, दिनमान, इंडिया टुडे साप्ताहिक, ये सब क्या है, पत्रिकाएं हैं, और ये आज़ादी के बाद की हैं, ठीक है, और ये ऊपर आज़ादी की पहले की और नीचे आज़ादी की बाद की। ओके, अब हम रेडियो देखते हैं। रेडियो पहला माध्यम था जनसंचार का। रेडियो जनसंचार का श्रव्य माध्यम है जो सर्वाधिक लोकप्रिय है, ठीक है, ये जनसंचार का श्रव्य माध्यम यानी कि सुनना, श्रव्य मतलब होता है सुनना। 1895 में इटली के जी मार्कोनी ने इसकी खोज की थी। 1921 में मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया डाक तार विभाग की ओर से संगीत कार्यक्रम प्रसारित हुआ, और 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई। ये क्वेश्चन बनता है कि ऑल इंडिया यानी कि एयर की स्थापना कब हुई, तो 1936 में। आज देश में हमारे लगभग 350 से भी अधिक निजी रेडियो स्टेशन जाल बिछ गए हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं टेलीविज़न। ये दृश्य और श्रव्य माध्यम है, यानी कि ये 2 आयाम वाला, इसको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन रेडियो में सिर्फ 1 आयाम था, इसको बस हम सुन सकते हैं, और टेलीविज़न में 2 आयाम है, इसको देख और सुन दोनों सकते हैं। इसकी विश्वसनीयता सर्वाधिक है। 1827 में बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज में न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के बीच प्रायोगिक टेलीविज़न कार्यक्रम का प्रसारण किया। 1936 में बीबीसी ने अपनी टेलीविज़न सेवा प्रारंभ की। कब की? 1936 में। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत 15 सितंबर 1959 में हुई। ये भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। भारत के ऊपर विशेष क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। आपको भले ही इंटरनेशनल चीज़ें ना याद रहे, लेकिन जो इंडिया में हुई थी वो याद रखना है, ठीक है। और पत्रकारिता से ऊपर बनेगा, ठीक है, जो मैंने आपको वहाँ पे बताया था। और यहाँ से भी बन सकता है, यानी कि ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई और टेलीविज़न की, ठीक है। टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई? 15 सितंबर 1959 को, जिसका उद्देश्य क्या था? शिक्षा के सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित करना। 15 अगस्त 1965 में स्वतंत्रता दिवस में विविध टीवी सेवा प्रारंभ हुई। 1 अप्रैल 1976 से इसकी आकाशवाणी से अलग अलग दूरदर्शन नाम दिया गया, ठीक है। जो 1 अप्रैल 1976 आया उसमें बहुत सारे चैनल्स आ गए आकाशवाणी के नाम से, और दूरदर्शन यानी कैटेगराइज होने लग गए। नेक्स्ट अब हम सिनेमा देखेंगे, ठीक है। सिनेमा मनोरंजन के साथ साथ परोक्ष रूप से सूचना, ज्ञान, संदेश देने का काम करता है। सिनेमा का आविष्कार का श्रेय जो है वो थॉमस एल्वा एडिसन को जाता है। 1894 में फ्रांस में पहली फिल्म लगी थी, द अराइवल ऑफ ट्रेन, ठीक है। फर्स्ट मूवी कब लगी थी फ्रांस में? 1894 में, द अराइवल ऑफ ट्रेन। और भारत में पहली मूवी 1913 में लगी, जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र, और इस किसके द्वारा बनी गई थी? दादा साहेब फाल्के द्वारा इसको बनाया गया था। 1931 में पहली बोलती फिल्म बनी, जिसका नाम था आलम आरा। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा फिल्मों के ऊपर, पक्का है, ठीक है। पहली मूवी कब बनी थी? फ्रांस में बनी थी 1894 में, नाम द अराइवल। 1931 में पहली बोलती फिल्म बनी, जिसका नाम था आलम आरा। और 1913 में राजा हरिश्चंद्र मूवी बनी थी, लेकिन ये बोलती मूवी नहीं थी, ठीक है, अनबोलती मूवी थी, इसमें कोई टॉक नहीं हुई थी। इस समय भारत विश्व का सबसे, अब करंट टाइम में हम सबसे बड़े फिल्म निर्माता हैं देश में, ठीक है। हिंदी के अतिरिक्त क्षेत्रीय भाषा बोली में भी फिल्में बनती हैं, जैसे भोजपुरी में फिल्में बनती हैं, ठीक है, क्या बोली है, ओके। नेक्स्ट है इंटरनेट। इंटरनेट जनसंचार का सबसे आधुनिक और लोकप्रिय माध्यम है, ठीक है। अभी जो हम वीडियो में कर रहे हैं ये भी क्या है? इंटरनेट का ही एक लाभ है। रेडियो, टेलीविज़न, किताब, सिनेमा, यहाँ तक कि इसमें पुस्तकालय भी हैं, ठीक है। सारे गुण हैं इन सब चीज़ों के। रेडियो भी आपको मिल जाएगा, टेलीविज़न भी मिल जाएगा, किताब भी मिल जाएगी, सिनेमा भी मिल जाएगा, सिर्फ आपको एक फ़ोन में। इंटरनेट ने संचार की नई संभावनाएं जगा दी है, हमें विश्व ग्राम का सदस्य बना दिया गया है। लेकिन जो अश्लील पन्ने हैं, ठीक है, आपराधिक गतिविधियों के कारण इंटरनेट का दुरुपयोग होता है, ठीक है। और इंटरनेट बहुआयामी प्रक्रिया है, ठीक है, इसमें बहुमुखी प्रक्रिया होती है, ठीक है। इसमें हम देख, सुन, कमेंट और भी बहुत प्रकार की चीज़ें कर सकते हैं, ओके। अगर सबसे पूछा जाएगा आपसे कि सबसे बेस्ट कौन है, तो आप इंटरनेट लगा सकते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है जनसंचार और लेखन, ठीक है। उससे एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं, ओके। और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन क्या बनेगा? संचार के तत्व या प्रक्रिया, ठीक है, जो कि मैंने आपको समझाया था कि सेम ही आंसर लिखना है। अब हम डायरी लेखन देखते हैं।
डायरी लेखन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे टॉपिक्स अगर आप कॉलेज में जाओगे आपको वहाँ पे भी स्टडी करने को मिलेंगे। ओके, तो डायरी क्या है? डायरी एक पर्सनल नोटबुक होती है, ठीक है। ये एक पर्सनल होती है, एक सबके साथ शेयर नहीं की जाती। ये नहीं कि आपने अपनी बातें रात को लिखे और सुबह उठ के कुल उसका प्रिंट आउट बांट दिया, ठीक है। ये पर्सनल होती है जिसके पन्ने पर साल के 365 दिन की तिथियां लिखी हुई होती है और हर तिथि पर आपको अपना प्रोग्राम बनाना रहता है 10 बजे, ठीक है। इसको और डायरी कब लिखते हैं? हम रात ही को लिखते हैं, फिर पूरा दिन का लेखा जोखा तैयार करके उसमें डाल देते हैं। हर पृष्ठ पर खाली जगह छोटी होती है, यानी कि खाली जगह रहती है हर पृष्ठ पर, जिसमें हम सूचनाएं या निजी बातें दर्ज करते हैं। ओके, डायरी एक व्यक्तिगत दस्तावेज है जिसमें हम अपने जीवन के कुछ विशेष क्षणों में घटित अनुभव, विचार, घटना, मुलाकात आदि का विवरण लिखते हैं। ये क्या है? व्यक्तिगत, यानी कि इंडिविजुअल दस्तावेज है जिसमें हम अपने जीवन के विशेष क्षण की, ठीक है, जैसे कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ, कोई भी खास से खास गहरी सी गहरी चीज़ें आप इसमें व्यक्त करते हो, ठीक है। चाहे वो अनुभव हो, विचार हो, घटना हो, मुलाकात हो, सोच हो, ये सब आप इसमें साझा करते हैं। डायरी एक घनिष्ठ मित्र होती है किसी की भी, ठीक है। डायरी लेखन नितांत निजी स्तर पर घटित घटनाओं और उससे संबंधित बौद्धिक, भावनात्मक समस्त प्रतिक्रियाओं का लेखा जोखा है। जिस बात को हम दुनिया में किसी और व्यक्ति के सामने नहीं कह सकते वो हम डायरी में लिख सकते हैं। ये है डायरी की पावर। ओके, डायरी लेखन में हम खुद को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, अपने अंदर अनजाने में जमा हो रहे भार को मुक्त करते हैं। इससे हम अपने गुण अवगुण का ज्ञान होता है जो हमारी कमियों को दूर करने में सहायक होता है। समझिएगा, डायरी लेखन एक बेहतर तरीका है अपने आप को समझने को, अपने आप को ट्रैक करने के लिए, ठीक है। आप किसी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आप अपने डेली बेसिस पे डायरी लिखोगे तो आपको पता चलेगा आपने क्या गोल अचीव किया, क्या नहीं, जिससे गुण भी पता चलेगा, अवगुण भी पता चलेगा, और क्या कमियां हैं वो भी आप दूर करने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो हमारे जो अंदर का भार भी होता है वो भी हल्का हो जाता है। और डायरी एक बेस्ट मीडियम है अपने आप को ट्रैक करने का कि हम किस अच्छी स्थिति में या बुरी स्थिति में हैं, ठीक है। डायरी लेखन हमें अपने अंतरंग के साथ साक्षात्कार करने की अवसर प्रदान करता है, ठीक है। हम जब डेली डायरी लिखते हैं तो हमारी लेखन शैली में भी सुधार होता है, ठीक है। रीडिंग्स भी हमारी अच्छी होती हैं, वोकैब भी मजबूत होती है। डायरी के माध्यम से हम अपने अतीत को स्मरण कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि याद कर सकते हैं। आपने आज डायरी लिख दी, आप 2 साल बाद आप डायरी को खोलोगे तो आपकी क्या अतीत की बातें ताज़ा हो जाएंगी, ठीक है। डायरी लिखते समय कुछ बातें ध्यान रखना आवश्यक है। डायरी लिखना अपने साथ एक अच्छी दोस्ती कायम करने के बेहतरीन जरिया है। डायरी या तो किसी नोटबुक या पुराने साल की डायरी में भी लिखी जानी चाहिए, ठीक है। ये जरूर नहीं कि आपके पास नई डायरी हो, ठीक है, 3-4-5 रुपए की, तभी आप लिखो। आप पतली सी नोटबुक खरीद लो, उस पर डेट डालो और भर दो। अभी हम फॉर्मेट भी देखेंगे। ओके, पुराने साल की डायरी में पहले की छपी तिथियों की जगह अपने हाथ से तिथि डालना चाहिए। अगर आपके पास कोई पुरानी डायरी है तो उसमें जो डेट डली है उसको काट देना चाहिए और प्रेजेंट डेट डालनी चाहिए। अगर आप उसी डेट में लिख दोगे बिना डेट काटे तो 1-2 साल बाद जब आप उस चीज़ को पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। अभी तो आपको लगेगा 1-2 महीने तक याद रहेंगी, जब लॉन्ग टर्म में आप ये चीज़ें देखोगे तो मिक्सअप हो जाएंगी। कुछ प्रसिद्ध डायरिया देखते हैं, ठीक है, जो कि आपके सपोर्ट मटेरियल में दी गई थी और जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें जो भी चीज़ आती है वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। कुछ प्रसिद्ध डायरियाँ हैं जैसे द डायरी ऑफ एन यंग गर्ल एनी फ्रैंक ने लिखी थी। एक साहित्यकार की डायरी गजानन माधव मुक्त बोध ने लिखी थी। पैरों में पंख बांधकर राम वृक्ष बेनीपुरी ने लिखी थी। रूस में 25 मास राहुल संकृत्यान ने लिखी थी। सुदूर दक्षिण पूर्व सेठ गोविंद ने लिखी थी। 10 हारी घाटी डॉक्टर रघुवंश ने लिखी थी, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट डायरीज़ हैं, आपको याद रखना और किन्होंने इसे लिखा है इसको भी याद करके चलना, क्या पता क्वेश्चन बना दे। ये डायरी का फॉर्मेट है, चाहे तो आप अपने दैनिक जीवन में आज से या परसों से डायरी लिखना स्टार्ट कर सकते हो, और या पेपर में आ गया डायरी लिखने के लिए तो इसी फॉर्मेट में लिखना है। पहले आपको डेट डालनी है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। सेकंड फिर डे डालना है और फिर लाइन का गैप देकर टाइम डालना है जिस वक्त लिखी जाती है। फिर डियर डायरी, फिर आपकी पूरी बॉडी लिखनी है, जो भी आपको दिन में किया है आपने, जो भी भाव विचार व्यक्त घटना सूचना जो भी व्यक्त करनी है आपको इसमें करना है। फिर लास्ट में सिग्नेचर मार देना है, यानी आपको नाम लिख देना है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट था डायरी का। या आप डेली बेसिस पे चाह रहे हैं लिखने के लिए तो ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, या पेपर में आ गया तो हेल्पफुल रहने वाली है चीज़ें। ओके, तो हमारा सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट होता है इस वीडियो में। थर्ड चैप्टर है कथा पटकथा, ठीक है। तो पटकथा शब्द जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, पट और कथा। पट का मतलब होता है पर्दा
और कथा का अर्थ होता है कहानी, जो छोटे यानी दूरदर्शन, बड़े यानी जैसे कि फिल्म किसी पर भी दिखाई जा सकती है, जो पटकथा कहलाती है। ठीक है, पट का मतलब पर्दा, कथा का मतलब कहानी। और ये कहानी चाहे बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी। छोटी मतलब कोई नाटक दूरदर्शन पर दिखाया जा रहा है। बड़ी फिल्म जैसे कि आपने सिनेमा हॉल में गए 500 करोड़ की मूवी देख के आए। ठीक है, तो ये क्या है, बड़ी स्केल पर बनी हुई चीज़ें हैं। तो छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती हैं, लेकिन ये चीज़ें पर्दे पे भी दिखाई जाती हैं। फिल्म व टीवी की पटकथा की संरचना नाटक की संरचना से बहुत मिलती है, यानी कि जो नाटक है वो पटकथा के सिमिलर ही रहता है। अंग्रेजी में इसे स्क्रीन प्ले कहते हैं। साहित्यकार मनोहर श्याम जोशी ने अपनी पुस्तक में लिखा था, जिनकी पुस्तक का नाम है पटकथा लेखन एक परिचय। उसमें लिखा था, पटकथा कुछ और नहीं, कैमरे से फिल्म के पर्दे पर दिखाए जाने के लिए लिखी गई कथा है। मतलब पटकथा कुछ नहीं है, जो हम कैमरे से कोई फिल्म रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, उसके लिए लिखी जाने वाली कथा है, पटकथा उसे ही कहते हैं। ठीक है, जो फिल्म की स्टोरी यानी कि जो स्टोरी है उसी को पटकथा कह सकते हो आप सिंपल लैंग्वेज में। अब इसके स्रोत देखते हैं। पटकथा के स्रोत, पटकथा तैयार करने के लिए सबसे पहले कथा का चयन किया जाना चाहिए। ये कथा हमारी ज़िंदगी, कोई घटना, इतिहास, किस्से, ठीक है, कोई सच्ची घटना पर आधारित हो सकती है, या साहित्य की किसी अन्य विधा पर आधारित हो सकती है। जैसे 12th फेल मूवी, ये बुक का अडेप्ट किया गया है। ठीक है, जैसे यू वेब सीरीज़ है, ये भी बुक से अडेप्ट की गई है चीज़ें हैं। ओके, तो हम किसी बुक पे भी बना सकते हैं, हमारे दिमाग में कोई अच्छी कहानी चल रही है उसके ऊपर हम पटकथा बना सकते हैं, या आपने किसी के लाइफ पर मूवी बना दी। सब क्या है, स्रोत हैं। ठीक है, आप मूवी बनाना चाह रहे हो तो बस बन जाएगी, आपको कहानी सोचना है और पैसे चाहिए। अब हम इसके अंतर देखते हैं पटकथा के और नाटक के। तो फिल्म यानी कि फिल्म देखते हैं। फिल्म में जो पात्र होते हैं उसमें नायक होता है और प्रतिनायक होता है, यानी कि विलन और हीरो होते हैं। इसमें द्वंद्व होता है, टकराव होता है, फिर लास्ट में हैप्पी एंडिंग यानी कि समाधान हो जाता है। ठीक है, पहले हीरो मिलेगा, ठीक है, फिर उसकी लव स्टोरी चलेगी, फिर कोई ट्विस्ट आएगा, फिर लास्ट में फाइट होगी, फिर समाधान हो जाएगा। ये सिंपल कहना चाहता है, जो आजकल की मूवीज़ में होता है। इसमें अलग अलग घटना स्थल होते हैं, यानी कि जो इसमें शूटिंग होती है वो इसमें बहुत सारे घटना स्थल का यूज़ किया जाता है। इसमें दृश्य भी होते हैं। नाटक में देखते हैं, नाटक के दृश्य लंबे होते हैं, फिल्म के छोटे होते हैं। जो नाटक है वो 10-12 घंटे तक चलती है और फिल्म 2-3 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा। नाटक के घटना स्थल सीमित होते हैं, फिल्म के असीमित होते हैं। जो नाटक है, आप रामलीला देखते हो, ठीक है, दशहरे के दिन, वो क्या है, सेम घटना स्थल पर पूरी रामायण कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, लेकिन जो फिल्म अगर आप रामायण की देखोगे तो इसके लिए डिफरेंट घटना स्थल चूज़ किए जाते हैं। नाटक एक सजीव कला माध्यम है। नाटक में कथा का विकास रेखीय होता है, यानी कि जो इसमें जो कथा होती है वो एकदम स्ट्रेट होती है, लेकिन जो फिल्म में इसका विकास है वो कई प्रकार से हो सकता है। ठीक है, आड़ा तिरछा भी जा सकता है। ठीक है, बहुत सारे मिक्सअप होते हैं, लेकिन जब हम कथा वो नाटक देखते हैं तो एकदम सेम सिंपल में चलता है। ठीक है, ये नहीं कि इसमें फ्लैश बैक में चले गए या फॉरवर्ड चले गए। ठीक है, भविष्य की चीज़ें दिखा दी या अतीत की दिखा दी, या कोई कहानी चल रही है उसको हमने सपने में लेके चले गए। ये सब फिल्मों में होता है, लेकिन नाटक में आप स्ट्रेट जो चीज़ें हैं वैसी की वैसी देखते चलोगे। एक पॉइंट से स्टार्टिंग हुई, दूसरे पे एंड हो जाएगी। ठीक है, इसे छोटे से छोटा बच्चा समझ लेता है, लेकिन मूवीज़ में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टर्म है हमारे सामने फ्लैशबैक और फ्लैश फॉरवर्ड। फ्लैशबैक मतलब जो हम अतीत में जाते हैं, मूवीज़ में आपने देखा होगा जो अतीत की कहानी बताते हैं। फ्लैश फॉरवर्ड जो हम फ्यूचर में जाके चीज़ें देखते हैं। ठीक है, ज़्यादातर मार्वल्स में होता है ज़्यादातर। फ्लैशबैक वह तकनीक है जिसमें अतीत में घटी किसी घटना को दिखाया जाता है। फॉरवर्ड में भविष्य में होने वाली किसी घटना को पहले से दिखाया जाता है। फ्लैशबैक और फ्लैश फॉरवर्ड दोनों युक्तियों का प्रयोग करने के बाद हम वर्तमान में आना जरूरी है। पटकथा की मूल इकाई दृश्य होती है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, पटकथा की मूल इकाई दृश्य होती है। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, फ्लैशबैक और फ्लैश फॉरवर्ड दोनों की युक्तियों में हमें प्रयोग करने के बाद वर्तमान में आना जरूरी है। ठीक है, ये कोई वर्तमान है, ठीक, यहाँ से हमने अतीत दिखा दिया, यहाँ से वर्तमान दिखा दिया, लेकिन हमें जो मूवी है उसको वर्तमान में ला के ही स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि मूवी स्टार्ट हुई आपने सारी वर्तमान की चीज़ें दिखा दी। ठीक है, कनेक्ट करना रहता है चीज़ों को। पटकथा लेखन में कंप्यूटर की भूमिका होती है आज के ज़माने में। ठीक है, जैसे मार्वल्स यूज़ करते हैं ग्राफिक्स, ठीक है, CGI सब का यूज़ करते हैं मूवीज़ के ग्राफिक्स को बेहतर करने के लिए। वर्तमान समय में पटकथा लेखन में कंप्यूटर का प्रयोग होने लगा है। कंप्यूटर पर ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिनमें पटकथा का प्रारूप बनाया जाता है। सॉफ्टवेयर पटकथा में सुधार लाने का सुझाव भी प्रस्तुत करता है। इन्हें मानना या ना मानना लेखक की इच्छा रहती है।
शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के प्रसिद्ध उपन्यास देवदास पर कई फिल्में बन चुकी हैं। मुंशी प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु, धर्मवीर भारती, मन्नू भंडारी आदि की रचनाओं पर भी फिल्में बन चुकी हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था 12th फेल, ये भी क्या है, एक बुक छपी थी, फिर उसके ऊपर ये मूवीज़ बनाई गई हैं। सिनेमा, टेलीविज़न दोनों ही माध्यमों के लिए बनने वाली फिल्में या धारावाहिक का मूल आधार पटकथा होता है। यानी कि जो भी मूवीज़ या वेब सीरीज़ या धारावाहिक यानी कि जो सीरियल्स आप देखते हो चैनल्स पर, उसका जो मूल आधार यानी कि होता है वो पटकथा होता है। और पटकथा की मूल इकाई दृश्य होती है, दृश्य। ठीक है, दृश्य आप याद करके चलना। आई होप आपको ये 3 चैप्टर इजीली समझ आए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बचे 3 चैप्टर को कवर करेंगे। तो ये जो वीडियो था ये पार्ट 1 थी और नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल के साथ जुड़ जाए। फिर हम अंतरा और अंतराल के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, और पीवाई की और सैम्पल पेपर क्वेश्चन दोनों डिस्कस करेंगे एग्जाम से पहले। ओके, तो आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। ऐसी और वीडियो पाने के लिए जुड़ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।